तो में सबसे ज़्यादा मारे जाने वाला जीव मुर्गा है, क्योंकि आज तक जो लोगों को जगाने का काम किया है वो मारा गया है। ओके तो जो भी लोगों को जगाने का काम करता है वो बेचारा मार ही जाता है। अच्छे लोगों को ना यहाँ पे कोई कदर ही नहीं है। ओके बेचारे लोगों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। तो चलिए ये सब बात की बात है, सोचा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं। आज आप हैं हमारे साथ जनरल साइंस के स्टडी में, ओके, जहां पर हम लोग पेपर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जहां से 20 क्वेश्चन बन के आएगा। और आप लोग ये बताइए कि सारा वीडियो वगैरह सारा 20 मार्क्स कंप्यूटर से भी आना है, 20 मार्क्स जनरल साइंस से भी आना है, तो आप लोग कंप्यूटर का वीडियो ज़्यादा क्यों देखते हैं? उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाने वाले हैं क्या? सारा का वीडियो देखिए। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड सीजीएल 2022 का इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाता है। 2-3 दिन से क्विज वहाँ पे नहीं डाला जा रहा था, बट अब डाला जाएगा, टेंशन मत लीजिए। या वीडियो का पार्ट नंबर 9 है। डेली 8 बजे वीडियो आता था, बट थोड़ा सा टाइम प्रॉब्लम चलते मतलब आगे पीछे हो जाता है। मुझे बहुत चीज़ में मैनेज करना पड़ता है। ओके इसीलिए दिक्कत हो गया, इसीलिए मैं 8 बजे टाइमिंग हटा दिया। तो चलिए क्या होता है बाई फोकल लेंस, ट्राईफोकल लेंस यहाँ मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। ओके चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वैसे तो आप लोग करने वाले हैं नहीं। और हाँ, यहाँ पर टोटल आज 18 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ना पार्टिसिपेट कीजिए। 18 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे आपका आ गया 17 आ गया तो 17/18 अपना मार्क्स लिख दीजिएगा। कितना लिखिएगा? 17/18 लिख दीजिएगा। ये वाला बटा तो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, कीबोर्ड पर जनरली। तो 17/18 आ गया तो 17/18 लिखिएगा। जिसका 10/18 आया वो 10/18 लिखिए, यानी कि अपना स्कोर जरूर लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए और मेरे बताने से पहले आप लोग आंसर देखने की कोशिश कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। एक ही बार मत दीजिएगा, आप लोग माइंड में रखिएगा कि इतना मेरा मार्क्स आया और लिख दीजिएगा लास्ट में। इनमें से किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए क्विक सिल्वर का नाम से जाना जाता है मरकरी को। किसको? मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। आंसर हो गया मरकरी। अगर यहाँ से बात कीजिएगा तो मरकरी एक ओनली एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है। क्या है? ओनली एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसको याद रखिएगा। और पूछते हैं कि कौन सा नॉन मेटल है जो कि आपका लिक्विड स्टेट में है, तो उसका आंसर याद रखिएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है जो कि लिक्विड स्टेट में है, याद रखिएगा इसको। ओके मरकरी हो गया। मरकरी का अयस्क शून्य बार होता है, जिसका फॉर्मूला होता है HGS। ओके मर्क्यूरिक सल्फाइड, तो इसको याद रखिएगा। ओके तो पारा हो गया। और यहाँ से एक देखिएगा सिंदूर का फॉर्मूला, सिंदूर सुने ना, सिंदूर Pb3O4, ठीक है, वर्मिलिन होता है। सिंदूर का फॉर्मूला होता है Pb3O4। बाकी गोल्ड वगैरह देखिएगा तो इसका कोई और नहीं होता है, अयस्क नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो फ्री स्टेट में रहता है। बाकी टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं, भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। रेडियम जानते हैं, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके जिसकी खोज मैडम क्यूरी और प्यूरी क्यूरी किए थे। ओके आपको मालूम होगा। रेडियम की खोज मैरी क्यूरी की थी। ओके और रेडियो एक्टिविटी का खोज किए थे हेनरी बेक्यूरियल। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका आंसर मरकरी हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा जो थर्मामीटर में यूज होता है, इसका बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है इसका मरकरी का, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा मिलता है एक्सपेंड कर जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है अपना तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसीलिए इसको हम लोग थर्मामीटर में यूज करते हैं, ठीक है। थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर नापने के यूज करते हैं, बॉडी टेम्परेचर। और ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? ह्यूमन का होता है 37.6 डिग्री सेल्सियस। ओके और अगर फारेनहाइट में इसको कन्वर्ट कीजिएगा, ओके तो आया आपका कितना आता है? 98.4 डिग्री सेल्सियस आता है ना, 98.4 डिग्री फारेनहाइट आता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। ओके तो यही सारा आता है। और बाकी अगर एक क्वेश्चन में यहाँ से आपको बता दूं कि अगर कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, ठीक है, तो याद रखिएगा फारेनहाइट को अगर कन्वर्ट करना होगा सेल्सियस में तो इसका फॉर्मूला होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इसको याद रख लीजिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाए तो, क्योंकि सीजीएल का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हाँ सारा वीडियो ना कोई भी देख सकता है चाहे इसको जरूरत होगा, ठीक है। जनरल साइंस वाले अलग साइंस अलग का नहीं होता है, ठीक है। जब धीरे धीरे आप लोग को जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा तो चीज़ पता चल जाएगा कि सबका अलग नहीं होता है। थोड़ा बहुत लेवल आगे पीछे करके पूछते हैं। ओके कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे भाई एग्जामिनर लोग, कहाँ से लाएंगे? जब दो द्रव आपस में नहीं घुलते हैं और वो एक विलयन नहीं बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो यानी कि व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट डिसॉल्व एंड डोंट फॉर्म अ सॉल्यूशन, ओके देन दोज लिक्विड्स आर कॉल्ड। तो सब लिक्विड को क्या बोलते हैं? हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल दिया हूँ। कल एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों में डाला कीजिए, बहुत सारे मतलब स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आता, इंक्लूडिंग मी। बहुत फनी आप लोग रिप्लाई देते हैं। ओके तो चलिए अच्छा है बोला कीजिए, आप ही लोग के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके मतलब अब जब फायदा ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा है? ओके तो चलिए देख लीजिए, यही सारा क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। तो जब दो द्रव आपस में नहीं घुलते हैं तो एक विलयन नहीं बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो विलायक, विलेय, अमिश्रणीय या फिर निस्तारण। तो देखिए उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सोलवेंट, सॉल्यूट, इमिसिबल या फिर डिकेंटेशन। तो देखिए जब दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं करता है तो उसको इमिसिबल लिक्विड्स यानी कि अमिश्रणीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमिसिबल लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल आप लोग पेट्रोल ले लीजिए, क्या ले लीजिए? पेट्रोल ले लीजिए और प्लस में उसको वाटर ले लीजिए। तो पेट्रोल और क्या वाटर एक दूसरे में मिक्स करेगा? जी बिल्कुल नहीं करेगा। तो इमिसिबल लिक्विड्स हो गए, जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं करता उसको हम लोग इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। ओके बात समझ में आ गया? द्रव और द्रव में क्या अंतर है पता है आपको? द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है? मैं पूछता हूं कोई बताता नहीं है। द्रव का मतलब होता है लिक्विड और द्रव्य का मतलब होता है मैटर। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है, काम आएगा।
आंसर इमिसेबल हो गया। सोलवेंट किसको बोलते हैं, देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। सोलवेंट जैसे कि पानी और नमक ले लीजिए, सिंपल एग्जांपल, पानी और नमक ले लीजिए, तो आपका पानी जो हो गया जिसमें कोई चीज़ घुल सकता है उसको हम लोग सोलवेंट बोलते हैं, ठीक है। कह लियो पानी यानी कि वाटर ले लिए। सॉलिड जो घुलता है, क्या होता है, जो घुलता है ओके उसको बोलते हैं सॉलिड। जैसे कि नमक लिया ना मैं, साल्ट, तो साल्ट आपका हो गया सॉल्यूट, और जिसमें कोई चीज़ घुलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ओके। और डिकेंटेशन एक निशान की प्रक्रिया होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गंदा पानी ले आइए, क्या ले आइए, गंदा पानी ले आइए, और उसमें कुछ देर के लिए उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, तो जितना भी अशुद्धि होगा, ठीक है, गंदगी होगा, वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है, ओके। और नीचे बैठ जाता है तो ऊपर वाले लिक्विड को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, उसी प्रोसेस को निस्तारण कहते हैं, ठीक है, समझ चुके होंगे। आई होप के समझ में आ चुका होगा। यहाँ से अगर इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा, एयर जो है आपका, एयर, एयर मतलब समझे ना, हवा, एक जो है से आपका होमोजीनियस मिक्सचर है ना, क्या है, होमोजीनियस मिश्रण, यानी कि मिक्सचर है, सामंगी मिश्रण होता है, इसका हिंदी में बोलते हैं। अब याद रखिए कि जो विलियन होता है, आप लोग देखिए अभी सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है वो भी आपका सामंगी मिश्रण ही होता है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है सॉल्यूशन, समझ गए, कंफ्यूजन नहीं होता। सॉल्यूशन भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है यानी कि विलियन, एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, जिसको आप लोग सामंगी मिश्रण बोलते हैं, ओके। चलिए थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिम नदी, ग्लेशियर किससे बनते हैं या किसके कारण बनती है बताइए। हिम नदी देखिए अगर समझ में थोड़ा सा आता होगा तो ग्लेशियर्स को जनरली मैं एक बार बता भी चुका हूं, देखिए क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ चुके हैं, ठीक है, कि ग्लेशियर जो है, देखिए इंडिया में जितने भी एग्जाम हुए हैं सबको कंपाइलेशन मिलता है, अलग नहीं होता है, थोड़ा सा आराम से पढ़िए, ओके। ग्लेशियर्स जो होता है क्या होता है, अच्छा स्कोर अपना ध्यान में है ना कि स्कोर मेरा कितना आया, भूलिएगा नहीं, स्कोर अपना जरूर लिखना है, आप लिख के नहीं जाइएगा ना, आंटी जी से बोल के बहुत पिटवाएंगे आप लोग को, ठीक है। सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, कुछ ना आंसर देते हैं ना, थोड़ा बहुत कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, अरे भाई पार्टिसिपेट कीजिए थोड़ा, ओके, फायदा जरूर देखने को मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ओके। बहुत टेंशन में रहते हैं आप लोग। सीजीएल है, निगेटिव मार्क्सिंग है कि नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बहुत टेंशन में रहते हैं। अभी तक सिलेबस बहुत लोगों को पता नहीं है ना, बताइए, थोड़ा सा देखा कीजिए भाई सिलेबस वगैरह। हाँ, तो क्वेश्चन है, हिम नदी ग्लेशियर किससे बनती है, तो ग्लेशियर्स बताना है आपको किससे बनता है, बर्फ का जमाव से, यानी कि स्टेग्नेशन ऑफ आइस से, भारी ओलावृष्टि जिसको आप लोग हैवी हेल स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है, बर्फबारी होता है, या फिर भारी वर्षा से होता है, या फिर पिघलता हुआ बर्फ से बनता है, मेल्टिंग आइस से। तो देखिए इससे मैं क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ, हिम नदी ग्लेशियर किसको कहा जाता है, खिसकता हुआ बर्फ को ही ग्लेशियर कहा जाता है। जो बर्फ बहुत सारा होता है खिसकता है ना, तो खिसकता हुआ तो उसको हम लोग हिम नदी बोलते हैं, बात समझे। तो पिघलता हुआ बर्फ से हम लोग क्या बनता है, मेल्टिंग आइस जो होता है, ठीक है, वो जो इसका हिम नदी यानी कि ग्लेशियर बनाता है। तो ग्लेशियर का मतलब ही होता है मेल्टिंग आइस, यानी कि जब बर्फ के चट्टान देखिएगा पानी बन के पिघल रहा है तो उसको ग्लेशियर्स कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी था, अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था, जो कि आप लोग ने थंबनेल में देखा होगा। देखिए जो थंबनेल में रहेगा मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, थंबनेल टाइटल वाला मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है कि व्यू और क्या पता नहीं क्या होता है, लाइक नहीं आ रहा है, दिस टाइप नहीं करना मुझे, ठीक है। मुझे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए जो बाइफोकल लेंस का आविष्कार किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बाइफोकल लेंस होता क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, देख लीजिए। देखिए बाइफोकल लेंस यही आपके पास, ट्राइफोकल लेंस भी ले लिया हूं, टेंशन मत लीजिएगा। बाइफोकल लेंस क्या होता है कि जैसे देखिएगा कि एक कभी कभी पर्सन होता है जिनको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाता है। मायोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है भाई, दो दृष्टि दोष, तो दोनों हो जाता है। तो दोनों दिखने के लिए अगर दोनों हो गया तो उनको भाई क्या दो जब देखो दूर दिखना होगा तो एक चश्मा लगाएंगे, दूसरा दिखना होगा दूसरा चश्मा लगाएंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों में एक ही चीज को इंक्लूड कर दिया जाता है, यहाँ नजदीक देखने वाला भी एक चश्मा होता है, दूर देखने वाला एक ही में लगा दिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं बाइफोकल लेंस, यानी कि दो फोकल वाला लेंस इसमें डाल दिया गया। अब जो नजदीक वाला होता है ना, नजदीक वाला उसमें आपका देखने को मिलेगा कन्वेक्स में लेंस, क्या देखने को मिलेगा, कन्वेक्स। और ऊपर वाला होता है पार्ट, ऊपर वाला पार्ट उसमें होता है कनकेव। कन्वेक्स मतलब होता है उत्तल और कनकेव मतलब होता है अवतल लेंस, ठीक है, लेंस होता है, दर्पण नहीं, ठीक है, दर्पण बोला क्या, नहीं, लेंस होता है, ठीक है। अब इसको नजदीक देखने के लिए यूज होगा, यानी कि नजदीक की वस्तु देखने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, कन्वेक्स का, ठीक है, पढ़ने वगैरह के लिए, न्यूज़पेपर वगैरह के लिए। और दूर देखने के लिए कॉनकेव में यूज करेंगे। पता है ना, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, उल्टा होता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का दिखता है निकट का नहीं दिखता है, ओके। तो निकट का नहीं दिखता है भाई, तो निकट का देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाइए ना भाई, और दूर का देखने के लिए कॉनकेव लगाइए, ओके। तो यही सारा होता है। कहीं कहीं ट्राइफोकल भी होता है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस देखने के लिए, नियर देखने के लिए, अगर नजदीक साइज में देखना है, यानी कि जब कुछ इंटीरियर में देखना है, यानी कि इंटरमीडिएट डिफरेंस पे, यानी कि जहाँ ज़्यादा दूर ना ज़्यादा तो कम, तो वहाँ भी एक लेंस लगा होता है, ओके। तो ये सारा कुछ बाइफोकल और ट्राइफोकल लेंस था, ओके। तो समझ चुके होंगे बाइफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन किए थे। एडिसन बल्ब का आविष्कार किए थे न्यूटन, तो पता है मोशन, लॉ ऑफ मोशन दिए थे बहुत सारा, ओके, आपको याद हुआ। अच्छा न्यूटन के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग सुने होंगे कि जो
जब प्रकाश का वन विक्षेपण होता है यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, यहाँ 7 कलर में बढ़ जाता है, याद है ना आपको। अभी जब एक उल्टा प्रिज्म रखे थे हम लोग, तो यहाँ से फिर से रिकम्बाइन होकर फिर से व्हाइट लाइट बन गया था, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे जाएगा, रिकम्बाइन होकर क्या होता है, फिर से व्हाइट लाइट बन गया था, याद है आपको। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट न्यूटन जी ही किए थे, क्या किए थे, न्यूटन ही जी किए थे, ओके, याद रखिएगा। चलिए न्यूटन जी आ गए, इनका थोड़ा सा लॉ बताता हूँ। इनका फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन है क्या है, फर्स्ट लॉ है, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, यानी कि जड़त्व का नियम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके, इनर्शिया। अब इनर्शिया 3 तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग याद रखिएगा, ऐसे तो होता है P इक्वल टू mv, जो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, लेकिन ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, याद रखिएगा, F इक्वल टू मा, क्या होता है, F इक्वल टू मा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन अब लोग पता होगा कि जो एक्शन इज एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, ओके। जैसे गेंद को जितना तेज पटकिएगा उतना ही तेज से रिटर्न होगा, तो बोलेगा कौन सा लॉ काम कर रहा है, तो याद रखिएगा वहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है, जितना तेज मारिएगा उतना ही तेज से वापस आएगा, ठीक है। तो किसी को जितना कस के मारिएगा ना उतना ही चोट आपको भी लगेगा, ठीक है, तो टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, ओके। आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बैंड एड, क्या होता है बैंड एड, बैंडेज आप लोग बैंडेज बोलते हैं ना, वो बैंडेज नहीं है, ठीक है, बैंड एड होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, ओके। तो बैंडेज नहीं है, बैंडेड है, क्या है, बैंड एड। तो आज के बाद गलत प्रोनाउंस मत कीजिएगा, नहीं तो इतना सारा मेरा मेहनत आप लोग बेकार कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए कितना मेहनत करता हूँ। तो बैंडेड का आविष्कार बताना किसने किया था, एलन ग्रांट, ठीक है, लुई पास्चर, ठीक है, फ्रैंक एफरसन या फिर आर्ली डिक्सन, बताइए जरा कौन किए थे। तो इसका आंसर है अर्ल डिक्सन, तो याद रख सकते हैं इसको, ठीक है, कि अर्ल डिक्सन जो ऐसे आविष्कार किए थे किसका, बैंडेड का। बैंडेड क्या होता है अभी पता चल जाएगा, आप समझ में आ गया कुछ, देखिए यही है बैंडेज, हाथ वगैरह कट जाता है ना, तो अभी बैंडेज लाओ, ठीक है, बैंडेज बांध दो, तो बैंडेज नहीं है, बैंडेड है, क्लियर। आई होप कि समझ में आ चुका होगा ये चीज़ को, और इजी क्वेश्चन था। लुई पास्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, लुई पास्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, किस चीज़ के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, बताइए जरा, जाने भी जाते हैं, माने भी जाते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब भाई शीशा को गर्म करके ठंडा करना क्या जरूरी है, ठीक है। तो देखिए बताता हूँ, जैसे समझ लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं कोई ग्लास है, क्या है, ग्लास है, ओके, क्या है, ग्लास है, तो इसमें कहीं क्रेक आ गया है, क्या आ गया है, कहीं भी थोड़ा थोड़ा क्रेक आ गया है, तो हम चाहते हैं क्रेक भर जाए, क्या होता है, क्रेक भर जाए, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ पार्ट को, जिसे पूरा शीशा को तोड़ देना थोड़ा महंगा पड़ जाएगा ना भाई, क्या होगा, पूरा महंगा पड़ जाएगा। तो इस शीशा को हम करते क्या है कि इसको गर्म करने लगते हैं, क्या कर लेते हैं, गर्म करने पर। पता है कि लिक्विड जो शीशा जो होता है गर्म होने पर लिक्विड बनता है, और लिक्विड होने पर थोड़ा सा फैलता है। जो भी कोई भी सब्सटेंस का आप स्टेट चेंज करते हैं, अगर सॉलिड है फिर लिक्विड है तो फैलता है, लिक्विड से गैस जाएगा तो और ज़्यादा फैलेगा। तो इस सब मटेरियल का प्रॉपर्टी है, हीट करने पर थोड़ा सा एक्सपेंड करता है, फैलता है, तो थोड़ा सा फैलता है, तो जो क्रेक यहाँ पे पड़ता है ना, क्रेक वगैरह होता है वो भर जाता है। बात समझ में आ गया, क्या होता है, क्रेक वगैरह भर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग एनेलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनेलिंग। तो याद रखिएगा, जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है, जो शीशा गर्म शीशा को ठंडा करने की प्रक्रिया को, उसको एनेलिंग बोलते हैं, ठीक है। मार्क्स कितना आया भाई, जोड़ लिया ना भाई, अच्छा से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। कितना मार्क्स आया अभी तक, 6 क्वेश्चन हो गया है, 6 मार्क्स आ जाना चाहिए, कम आया ना तब आज पिटवाएंगे जरूर। द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफाइंग ग्लास, ठीक है, हो गया आपका आंसर, देख लीजिए। डिकेंटेशन तो बताते हैं निष्ठान, वहीं पे कंडेंसेशन बताता हूँ। जैसे कोई अगर अब गैस है, ठीक है, गैस स्टेट है, ठीक है, गैस स्टेट है, तो उसको हम लोग अगर ठंडा करिएगा ना तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, क्या होगा, लिक्विड में, उसी को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, समझ गए, एनेलिंग आपका आंसर हो गया। चलिए, ह्यूमिडिफाइंग मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिफाइंग ऐसा होता है जैसे कि अब कोई चीज़, जैसे कि मतलब ह्यूमिडिटी समझते हैं कि जो वाटर वेपर जो अमाउंट होता है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट जो होता है एयर में, उसको ना हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो इसी तरह प्रोसेस होता है ह्यूमिडिफाइंग करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया। तो गैस इंजन का आविष्कार किसने किए थे, चार्ल्स डेवी, डायलमर या फिर डीजल। तो देखिए, जो आप लोग देखिएगा, तो गैस इंजन का आविष्कार किए थे आपका डायलमर, कहते हैं डायमलेर थे, ठीक है, इनको याद रखिएगा, डायमलेर। गैस इंजन या इसको कहीं कहीं गैसोलिन इंजन भी बोलेगा तो लगा लीजिएगा, ठीक है। डेवी जो है डेवी लेम्प का आविष्कार किए थे ना, डेवी लेम्प था एक। और डीजल याद रखिएगा, डीजल जो है आपका डीजल जो है ना, विन डीजल बोला रहा था, रुडोल्फ डीजल ऐसे डीजल इंजन का आविष्कार किए थे, क्या कहते हैं, रुडोल्फ डीजल थे, वो डीजल इंजन का आविष्कार किए थे। रेल इंजन का आविष्कार किए थे आपका, देख लीजिएगा, जॉर्ज स्टेफेंसन, ठीक है, जॉर्ज स्टेफेंसन थे, वो रेल इंजन का आविष्कार किए थे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंजन, गैस इंजन पूछेगा, डायमलेर लगा लीजिएगा, डीजल इंजन पूछेगा, ठीक है, तो यहाँ पे विन डीजल रुडोल्फ डीजल लगा लीजिएगा, और उसके बाद आपको पूछेगा रेल इंजन, तो आपको लगा लेगा जॉर्ज स्टेफेंसन, ओके। तो याद रखिएगा तीनों को ना, डीजल से याद आता है ना, थोड़ा सा मतलब एक्टर है ना। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंकाल की, बहुत सारा हो गया ना कि और भी कुछ डालूं इसमें, चलिए हो गया है, ज़्यादा नहीं लीजिए। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है, यानी कि द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ स्केलेटन ऑफ मसल्स, मसल्स के बारे में बताना है आपको कि बॉडी में कितना होता है। ह्यूमन की बात हो रहा है भाई, कुछ नहीं है तो ह्यूमन बीइंग है, ऐसा मत बोलिएगा कि मतलब किसका ले लिया हम। 540, 640, 740 या 840। तो देखिए आंसर लगभग, देखिए इसका आंसर जो होता है ना 539 होता है। मानव में कुल मसल्स यानी कि मांसपेशियों की संख्या जो है 539 होता है, लेकिन लगभग पूछा है तो 640, 539 होता है ना, तो 539, 639 होता है, सॉरी कितना होता है 639 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 640 आ जाएगा। ठीक है, चलिए डेटा गड़बड़ा नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, 639 ही होना चाहिए। ओके 639 होता है, 640 आएगा। कभी कभी डिस्कस करते करते कभी कोई छोटी छोटी चीज़ माइंड से निकल जाती है। ओके तो चलिएगा, ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो अपडेट कर दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके ऐसे तो आप लोग भी टैलेंट है बताइएगा। तो अब देखिए मैं यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, ये तो इजी क्वेश्चन था। ओके और मानव में हड्डी 206 होता है, याद रखिएगा। जो पूछते हैं कि छोटा जो बच्चा होता है उसमें लगभग 300 बोन होता है, तो क्या बाद में हड्डी टूट जाता है? नहीं, छोटा बच्चा को देखे होंगे ना, बहुत ढल बनाता है हम लोग, क्या होता है यहाँ से वहाँ से कहीं भी गिर जाएगा, पटका जाएगा, ठीक है, लेकिन उन लोग का हड्डी जल्दी टूटता नहीं। ओके तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो है हड्डी की संख्या ज़्यादा होता है। कोई भी लंबा चीज़ टूटता है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, छोटा एक लकड़ी ले लीजिएगा। ओके छोटा लकड़ी ले लीजिएगा, एक बड़ा लकड़ी ले लीजिएगा। बड़ा लकड़ी अगर उतना ही साइज का है तो उसको तोड़ना जो है आसान होता है, लेकिन उतना ही अगर मोटाई की बात कर रहा हूँ, उतना ही मोटा है तो बड़ा होगा तो तोड़ लीजिएगा, लेकिन वही छोटा लकड़ी तो आप तोड़ नहीं पाइएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छोटा चीज़ जो होता है ना, से ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उस पर आप लोग फोर्स नहीं लगा पाते अच्छा से, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगा पाते हैं। ओके ठीक है, तो समझ गए। तो इसके लिए आप लोग समझ गए होंगे इसको कि जो बोन ज़्यादा होता है तो जल्दी टूटता नहीं, तो बच्चा में ज़्यादा बोन होता है। ओके वही चर्चा कर रहा था, 300 बच्चा में होता है, और ह्यूमन जब एडल्ट हो जाता है 18 साल आ जाता है, ओके 206 आ जाता है बोन। कितना? 206। तो यहाँ से मैं बात कर रहा था कि मसल्स का आखिर वर्क क्या है। तो देखिए मसल्स में, बॉडी में जितना सारा मूवमेंट है, आपका बॉडी में जितना मूवमेंट अगर देख रहे हैं, सारा मसल्स ही काम करता है। क्या करता है? मसल्स करता है, और हड्डी को ऐसे जोड़ कर रखता है। क्या रहता है? हड्डी को जोड़ कर रखता है। ओके जैसे आप लोग समझ, बिना मसल्स के काम किसे कीजिएगा? बिना मसल्स के सिर्फ हड्डी तो मूव नहीं करेगा, तो मसल्स है तो मूवमेंट में बहुत सारा काम आता है। 3 चीज़ यहाँ से बताता हूँ, सबसे बड़ी मसल्स, सबसे छोटी मसल्स और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। 3 चीज़ याद रखिएगा। तो सबसे अगर हम लॉन्गेस्ट मसल की बात करें, ठीक है, तो आपका फीमर वाला मसल जो है से, मतलब जांघ की जो हड्डी है, थाई का जो मसल्स है, ओके थाई मसल्स, वो आपका सबसे लंबी है। अगर थोड़ा सा सबसे छोटी मसल बात कीजिएगा, यानी स्मॉलेस्ट अगर मसल्स के बारे में बात करें, तो आपका जो कान है, स्टीपी हड्डी होता है ना, तो उसका जो मसल होता है, कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है, आप लोग याद रखिएगा। और फीमर जो होता है ना, जो लॉन्गेस्ट जो हड्डी होता है, वो भी हमारा फीमर ही होता है। ठीक है, तो फीमर का ही मसल जो है से आपका देखिएगा, थाई का जांग जो होता है ना, उसको फीमर ही बोलते हैं। तो थाई के जांग का जो हड्डी होता है वो सबसे लंबा होता है, और उसका मसल भी सबसे लंबा होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और स्मॉलेस्ट बोन भी आपका देखिएगा, कान में जो आपका मसल्स होता है, ठीक है, कान का जो ईयर का जो मसल्स होता है वो स्मॉलेस्ट मसल होता है, और बोन भी उसी का सबसे स्मॉल होता है। और सबसे मजबूत जो आपका मसल्स होगा, सबसे मजबूत, वो जबड़ा के हड्डी होता है। क्या होता है? जबड़े की हड्डी, मतलब सॉरी, जबड़े की जो मसल्स होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है आपका। तो आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगा, सारा चीज तो बता दिया ना भाई। चलिए, और बॉडी का सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है कौन सा? हमारा दांत ना, एनामेल है जो दांत का बना है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, लेकिन वही टूटता है पहले। क्यों? क्योंकि ब्रश कीजिएगा नहीं खाने के बाद रात को, तो क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एरेनियोलॉजी। क्या है एरेनियोलॉजी? किसका स्टडी है? तो देखिए एरेनियोलॉजी जो है से आपका स्टडी है मकड़ी का, यानी कि स्पाइडर का है। स्पाइडर का टोटल लेग 8 गो होता है ना, इसको याद रखिएगा। स्पाइडर का 8 होता है। जनरली जो सारे इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब कीट पतंगे, उनका जो पैर होता है वो 6 होता है, स्पाइडर का 8 होता है ना, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो आंसर आपका मकड़ी हो गया, यानी कि हम लोग एरेनियोलॉजी में मकड़ी का स्टडी करते हैं। ओके और अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेंदुरी मीटर। क्या है? बेंदुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तरल जल यानी कि लिक्विड वाटर, बेंदुरी मीटर यही है। तरल तनन यानी कि लिक्विड टेंशन के लिए। ओके तरल प्रवाह की दर यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, या फिर लिक्विड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। ओके तो देखिए हम लोग बेंदुरी मीटर का यूज, बैरोमीटर नहीं है, बेंदुरी मीटर याद रखिएगा। बेंदुरी मीटर है तो उसको हम तरल दाब का यूज करते हैं। क्या करते हैं? तरल दाब यूज करते हैं, यानी कि लिक्विड का प्रेशर नापने के लिए बेंदुरीमीटर करते हैं। अब भाई बैरोमीटर बता ही देता हूं, बैरोमीटर कभी भी आएगा ना, बैरोमीटर। ओके तो बैरोमीटर जो है से आपका देखने को मिलेगा, आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको नापने के लिए यूज करते हैं बैरोमीटर। और एक सरफेस टेंशन, यानी अगर बात करेगा, ठीक है, आपको सरफेस टेंशन अगर पूछ देगी, सरफेस टेंशन को हम लोग मापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो सरफेस अगर टेंशन अगर नापना होगा तो आप लोग टेंसियोमीटर ले आइएगा। क्या कीजिएगा? टेंसियोमीटर जो है से ले आइएगा, टेंसियोमीटर से आपका नापा जाएगा। ठीक है, सरफेस टेंशन। ओके चलिए,
तो ये सारा हो गया बैरोमीटर हो गया आपका। ये बैरोमीटर जो दाब है प्रेशर है ना, तो प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला देखिएगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं क्योंकि क्लास 9 का चीज़ है ना। तो फोर्स पर यूनिट एरिया भी हो सकता है। अगर फोर्स का यूनिट देखिएगा तो न्यूटन आएगा, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर हो गया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही आप लोग पास्कल बोलते हैं, ठीक है। यही पास्कल साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के ऑनर में नाम दिया गया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। प्रेशर का जनरल यूनिट है, ठीक है, प्रेशर का। और बाकी अगर तरल दाब पूछे तो टेंसीमीटर लगाइएगा, ओके। चलिए, और आप बता दिया बैरोमीटर में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, ओके। चलिए, और ब्लड प्रेशर के लिए तो आपको पता ही है क्या नापते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं, स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है। निम्न में से किसे इंडियन साल्टपीटर कहा जाता है? इंडियन साल्टपीटर किसका एक अन्य नाम है, बताइएगा जरा। NaNO3, NaHCO3, NaOH या फिर KNO3। देखिए यहाँ से देखिएगा कि इंडियन साल्टपीटर जो है पोटेशियम नाइट्रेट का नाम है। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट का नाम है। इसका नाम है इंडियन साल्टपीटर। NaNO3 का बोलते हैं चाइल्ड साल्टपीटर। क्या बोलते हैं? चाइल्ड साल्टपीटर। याद देखिएगा, चाइल्ड साल्टपीटर इसको बोलते हैं। अच्छा, इसको चाइल्ड साल्टपीटर क्यों कहते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, मुझे तो पता है आप लोग कॉन्टेक्स्ट में आंसर देने वाले हैं नहीं। इतना बोलने के बावजूद भी आप लोग जो है जबड़ा के मसल्स जैसा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सुनने वाले तो है नहीं। थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा कि इसको चाइल्ड साल्टपीटर क्यों कहा जाता है, तो मैं सब थोड़ी बताऊंगा। देखिए यहाँ से KNO3 जो है आपका, इसको बोला जाता है इंडियन साल्टपीटर, इसको बोला जाता है चाइल्ड साल्टपीटर। NaCO3 को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपको बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, या ये आपका बेकिंग सोडा है जिसको आप लोग खाने का सोडा यूज करते हैं, ओके। केक वगैरह बनाने के लिए पूछेगा किसका यूज करते हैं, तो बेकिंग सोडा फार्मूला पूछेगा तो याद रखिएगा। इसका यूज हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने में भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ, इसको H2SO4 के साथ हम लोग यूज करते हैं। किसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, जो आप देखिएगा आग बुझाने वाले यंत्र में, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पूछ देगा तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस सबको गर्म कीजिएगा ना जनरली NaCO3 या इसका रिएक्शन होगा, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलता है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ओके। तो समझ लीजिएगा कि आग बुझाने के लिए यूज होगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा? ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देता है, ओके। ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देता है तो आग बुझ जाता है, ओके। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं आपसे, याद रखिएगा। बाकी आग बुझाने के लिए हम लोग CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी यूज करते हैं, ओके, समझ गए होंगे। तो हो गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो दिख रहा है उसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा इसका कॉमन नेम है, वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। चलिए, हो चुका है, आई थिंक सारा चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। फिर से क्लियर कर देता हूँ, ओके, एक बार फिर से बताता हूँ। आप लोग इंडियन साल्टपीटर आंसर हो गया KNO3। NaNO3 को बोलते हैं चाइल्ड साल्टपीटर, ओके। इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा बोलते हैं आप लोग, ठीक है। इसको NaOH को बोलते हैं हम लोग कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा बोलते हैं, कॉमन नाम यूज करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, सब जगह थोड़ी ना केमिकल नेम लेके घूमते रहेंगे। तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? देखिए, आपको लिक्विड ब्लीच का मेन कंपोनेंट आपको बताना है, ओके। लिक्विड जो ब्लीच होता है, अगर लिक्विड ब्लीच क्या होता है, देखिए कभी वर्ड ब्लीच आता है ना, समझिए कि ब्लीचिंग साफ सफाई में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, CaOCl2, ठीक है, इसका नाम ही है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। और देखिएगा यहाँ से, तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किस कीटाणुनाशक वगैरह के रूप में करते हैं। घर वगैरह नाली वगैरह होता है उसको साफ सफाई वगैरह में यूज करते हैं, ओके, समझ गए होंगे। तो यही होता है। तो ब्लीच का मतलब यही होता है कि तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारा चीज़ को साफ करते हैं। जैसे ग्लास वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह में बहुत सारा यूज है सफाई के लिए, ठीक है। जैसे इतना अच्छा आप लोग ग्लास वगैरह देखते हैं चमकता हुआ, कहाँ से आता है? साफ सफाई होने के बाद आता है। तो क्या होना चाहिए इसका मेन कंपोनेंट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए, सोडियम हाइपोक्लोरेट होना चाहिए, सोडियम हाइपोक्लोराइट होना चाहिए, या हाइड्रोजन परऑक्साइड होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सोडियम हाइपोक्लोराइट होगा। ध्यान दीजिएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट बोलता हूँ, बहुत सिमिलर ऑप्शन है क्लोरेट। क्लोरेट नहीं होगा, हाइपोक्लोराइट होगा। सोडियम हाइपोक्लोराइट आया है ना, इसका फॉर्मूला आपको बता दिया जाए, या NaOCl इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट। याद रखिएगा, क्लोरेट नहीं बोल रहा हूँ, सोडियम हाइपोक्लोराइट बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लोराइट। तो ये फॉर्मूला हो गया। बाकी हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला H2O2 होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इसका फॉर्मूला छोड़िए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी भी आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड लिखते हैं, तो दोनों का फॉर्मूला आप सेम ही लिखते हैं। तो भाई दोनों में अंतर क्या है? तो 12th क्लास का बुक जाइएगा, ओके, पीब्लोक एलिमेंट में, तो वहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा, ठीक है, कि जो एक्वस होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो अति होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्वस नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा सांद्र, गाढ़ा। दाल गाढ़ा होता है, पतला करता है ना, पिटाई हुआ है कि नहीं कि दाल इतना पतला कर दिए होता है घर में ऐसे, तो कभी कभी होते रहता है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है इसका, सोडियम हाइपोक्लोराइट फार्मूला हो गया, मतलब इसका लिक्विड ब्लीच का मेन कंपोनेंट है। NaOCl इसका फार्मूला हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला याद रखिएगा,
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का H2O2 हो गया, तो पूछने वाला नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और किंग ऑफ एसिड हम लोग बोलते हैं आपका H2SO4 को ना, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा एक मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक चीज ऑप्शन याद आ रहा है, एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे एक्वारेजिया, क्या पूछते हैं? एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया, ठीक है। तो एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया एक होता है सब्सटेंस होता है, इसको हिंदी में अम्लराज बोलते हैं। तो देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, देखिए क्वेश्चन आता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 रेशियो में, 3:1 रेशियो में जो आपका सामान देखने को मिले, मतलब जो कंपोनेंट देखने को मिलेगा, एक सब्सटेंस बनेगा, यानी कि 3:1 रेशियो में जो मिश्रण बनेगा वो आपका एक्वारेजिया आता है। बात समझ गया? इसका यूज हम लोग गोल्ड प्लेटिनम जैसे जो देखते होंगे, गोल्ड प्लेटिनम और सिल्वर जो है से क्या है, एक तरह से प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि फ्री स्टेट में। तो वो सब जनरली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जल्दी गलता भी नहीं है नॉर्मल लिक्विड, तो उस सबको गलाने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, तो कोई सोना वगैरह बोलेगा कि साफ करा लो भाई, इसका साफ करा लो, तो यही लिक्विड में डाल देगा, तो आपका कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, थोड़ा सा बच के रहिएगा। तो 3:1 का रेशियो में होगा। ओके, तो समझ गए? याद रखिएगा रेशियो इंपॉर्टेंट है, उल्टा पुल्टा करके पूछ देता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का रेशियो है, और सांद्र की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, नॉर्मल नहीं होता है। क्लियर? चलिए, इस क्वेश्चन आता है प्रतिरोध का यूनिट क्या है, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट बताइए। तो क्या होगा? वोल्ट एम्पियर, एम्पियर पर वोल्ट, वोल्ट पर एम्पियर, या ओम इंटू एम्पियर, क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ से हम लोग इसको, मुझे भी अभी याद नहीं है, ठीक है, मैं भी याद रख नहीं रखता हूँ, जहाँ भी जरूरत पड़ता है तुरंत निकालता हूँ। एक ओम का नियम क्या है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर पूछेगा तो वोल्टेज जो है करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होता है। तो यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो V बराबर IR आता है। यह ग्राफ अगर आएगा, ओके, देखिएगा करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ तो ऐसे आता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ओके, V/I का। तो देखिएगा ग्राफ ऐसे आता है। ओके, तो यहाँ से फॉर्मूला हो गया, मुझे निकालना है रेजिस्टेंस यूनिट, तो R बराबर क्या हो गया? R बराबर हो गया वोल्टेज अपॉन करंट, हो गया। चलिए अब इसका निकालते हैं। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट ही होता है ना, वोल्टेज यूनिट वोल्ट ही होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, तो बन क्या गया? वोल्ट पर एम्पियर बन गया। क्या बन गया? वोल्ट पर एम्पियर। और इसी को ओम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओम। इसको OHM ओम बोला जाता है, तो समझ लीजिएगा ओम आ गया। समझ गए ना? तो वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम, जो भी आएगा आंसर लगा लीजिएगा, समझ में आ चुका होगा। तो वोल्ट पर एम्पियर देख लीजिए, वोल्ट पर एम्पियर ऑप्शन नंबर 3 में चला गया, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप लोग, यह किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? तो रेजिस्टेंस देखिए आपका डिपेंड करता है जो लेंथ होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर होता है या कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है यानी कि अनुप्रस्थ काट, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं आपका नेचर और टेम्परेचर, 4 चीज़ पर डिपेंड करता है। कौन सी चीज़? रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस, याद रखिएगा लेंथ पर, एरिया पर, उसके बाद नेचर पर और टेम्परेचर पर, हर एक चीज़ पर आपका रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब डिपेंड मिलेगा। एक क्वेश्चन आता है रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी देख लीजिएगा। रेजिस्टिविटी जो है, जिसको आप लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, इसको रो से डिनोट करते हैं हम लोग। और ये जो है सिर्फ नेचर और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसका यूनिट अगर पूछेगा तो ओम मीटर लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा? ओम मीटर, ठीक है। इसके बारे में चर्चा कर दूं क्या? एक रिलेशन देखिए बहुत फेमस है, इसमें क्वेश्चन कभी डालूंगा, ओम मीटर बता देना इसका यूनिट। देखिए बहुत फेमस रिलेशन है, देखिएगा जो आर होता है ये होता है रो एल अपॉन ए। क्या होता है? रो साइन से जानते होंगे, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से देखिएगा तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल आएगा। क्या आएगा? आर ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस का यूनिट अभी बताया ना क्या होता है? ओम होता है ना, और यानी कि वोल्ट पर एम्पियर। और ए बाई एल यानी कि एरिया को लेंथ से डिवाइड कीजिएगा तो एरिया 2 लेंथ होता है, एक लेंथ कट गया तो मीटर बचा ना, तो यही ओम मीटर का यूनिट आ गया, ठीक है। ये फार्मूला को याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत बार बनते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिएगा जो रो है नेचर एंड टेम्परेचर, बस 2 ही चीज पर डिपेंड करता है, तो इसका यूनिट हो गया ओम मीटर। क्लियर? चलिए, रेजिस्टेंस वही होता है जो मतलब देखिएगा ना कि जो मतलब तार होता है उसमें रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस करता है क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होता है उसको रोकता है, ठीक है। कहता है कि मत जाओ भाई आगे। बीओडी का पूर्ण विस्तार क्या है? बीओडी का बताना है आपको, तो देख लीजिएगा, इसका सारा चीज पढ़ लीजिएगा। इसका होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देखिएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ओके। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर देखिएगा एक्वेटिक लाइफ वगैरह होता है तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिएगा कि जो प्रदूषण हो जाता है ना, प्रदूषण हो जाता है या पोल्यूशन ज़्यादा वाटर में हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट जो है कम होने लगता है। तो जितना भी जलीय जीव है यानी कि एक्वेटिक लाइफ है बहुत हैम्पर होता है, उनका जो हेल्थ होता है वो एडवर्सली अफेक्ट होता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नाम आता है कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है कम हो रहा है, इसके चलते जो लाइफ है आपका एक्वेटिक एनिमल्स का बहुत हैम्पर हो रहा है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वहाँ से होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये सब ओरल तोरल नहीं होता है, ठीक है।
ठीक है, समझ गए। तो यही होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है वाटर में, उसको हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में। क्लियर। चलिए यहाँ से ओरल से ना आ रहा है मुझे, ओआरएस का फुल फॉर्म याद रखिए। किसको इसको मालूम नहीं है ओआरएस का फुल फॉर्म? ओआरएस का फुल में इतना सारा ओआरएस पी गए आप लोग, बताइए ओआरएस का फुल फॉर्म नहीं मालूम है? ओरल क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन। क्या होता है? रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये ओआरएस होता है। ओआरएस पीते हैं ना, ओरल रिहाइड्रेट मतलब अपने बॉडी में फिर से पानी की मात्रा को जमा करना, उसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओआरएस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस उत्सर्जित हुआ था? भोपाल गैस जब त्रासदी हुआ था, ओके, तो उसमें बताना है कौन सा गैस हुआ था। देखिए जो गैस लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज, ठीक है, इथाइलिन हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था, एसिटिलीन हुआ था, या फिनोल आइसोसाइनेट हुआ था। जब मैं बताऊंगा, जब आंसर इसका बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इसमें एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या देते हैं। आंसर आपका होगा मिथाइल आइसोसाइनेट हो गया, आइसोसाइनेट। आपको ना आइसोसाइनाइड करके देंगे, आइसोसाइनेट करके देंगे या आइसोसाइनाइड करके देंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। साइनेट है, क्या बोला? साइनेट, साइनेट NAT, ओके। तो मिथाइल आइसोसाइनेट है, इसका फार्मूला होता है C2H3, ओके, NO। याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का फार्मूला C2H3NO हो गया। बाकी आप देखिएगा ये जो एथिलीन गैस है, ओके, एथिलीन और एसिटिलीन गैस है, दो गैस बताता हूँ यहाँ पे। तो इसका फार्मूला देखिएगा, जो एथिलीन है, जो आप देखिएगा तो जो इथीन होता है ना, इथीन, ETHENE, इथीन को ही हम लोग इथाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइलिन बोलते हैं। चलिए बताता हूँ थोड़ा सा क्या है आपका, देखिएगा इथीन, क्या बोला? इथीन, इथीन को ही आप लोग इथाइलिन बोलते हैं, ओके, इथाइलिन, ओके। इसका फार्मूला होता है C2H4 होता है। यह एक, अगर कार्बन में जाइएगा तो इसका जनरल फार्मूला आता है CnH2n, N=2 से लेते हैं। नेक्स्ट आता है इथाइलिन के बारे में, क्या आता है? इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन हो गया। एसिटिलीन था, क्या था? एसिटिलीन था। तो एसिटिलीन जो है से इसको हम लोग इथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइन, ETHYNE। ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसका फार्मूला होता है C2H2। क्या होता है? C2H2 होता है, याद रख सकते हैं। और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। चलिए, सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, असंतुलित हाइड्रोकार्बन से, समझ गए? सारा होता है कुछ कुछ, ओके। फिनाइल आइसोसाइनेट छोड़िए, इसको इतना अंदर में जाकर नहीं पूछेंगे, साइनेट। तो आंसर आपका क्या हो गया? आंसर आपका हो गया मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर बी। फार्मूला देख लिया, गैस लीक किया था 1984 में, बहुत लाइफ किया था उस समय ना, मध्य प्रदेश में देखिएगा। तो भोपाल उसका कैपिटल है ना, मध्य प्रदेश का कहाँ है? भोपाल। तो वहीं पर हुआ था आपको 1984 में, तो बहुत दुर्घटना देखने को मिला था, बहुत का लाइफ चला गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों में क्वासियोरकोर और मेरास्मस जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? यानी कि क्वासियोरकोर और मेरास्मस डिजीज होता है, किसके चलते होता है? देखिए इजी क्वेश्चन है, ओके। यह विटामिन आयरन वगैरह के चलते नहीं होता है, यह आपका होता है प्रोटीन के चलते। क्या होता है? प्रोटीन को चलते होता है, ओके। चलिए, तो आंसर हो गया आपका, देख लिए। बाकी आयरन वगैरह तो पता है, बॉडी वगैरह में हम लोग का बहुत जरूरी होता है, ब्लड वगैरह के लिए आयरन का खून कमी होता है तो उसको आयरन की गोली दिया जाता है, मालूम है ना आपको। फैट का काम क्या होता है? फैट का काम क्या होता है थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि फैट तो बॉडी में पता है, इसको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं ना फैट को। जितना ज़्यादा फैट खाएगा ना उसको बहुत ज़्यादा फैट हो जाएगा उसको, ठीक है। तो फैट जो होता है, जैसे कि वो बॉडी है ना, त्वचा है, क्या है? त्वचा है। जैसे आपका हम मान लेते हैं कि हाथ है, क्या है? हाथ है, ठीक है, हाथ है आपका। तो इसके नीचे लेयर है ना, ये लेयर बहुत सारा बना होता है। तो यहाँ पे ना वसा रहता है, क्या रहता है? वसा रहता है। तो जब भी आपको यहाँ से चोट लगता है ना, तो पहले आपका जो बॉडी है का वसा है वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है अंदर के सेल को। तो ऐसे रहता है। थोड़ा सा वसा का फंक्शन मैं बता दिया। विटामिन बहुत सारा चीज़ होता है, आप लोग तो बहुत बार बता चुका हूँ, ABCD बहुत सारा। और विटामिन 12 जो होता है, ऐसे B12, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसको याद रख सकते हैं। कोबाल्ट का यूज हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो यही सारा क्वासिकोर डिजीज है और मेरास्मस है, कभी डिटेल में इसको जाएंगे। क्वासिकोर और मेरास्मस डिजीज है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारा दो टाइप ऑफ आपका डिजीज देखने को मिलता है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन एक तरह का, ठीक है, कुपोषण का शिकार। कौन सा अवयव शरीर का कारखाना कहलाता है? यानी कि कौन सा ऑर्गन है सो बॉडी में फैक्ट्री बोला जाता है कि फैक्ट्री ऑफ द बॉडी है। क्या है फैक्ट्री ऑफ द बॉडी? तो आपका लीवर है। क्या है? लीवर है। लीवर का बहुत सारा फंक्शन होता है, इसीलिए कारखाना उसको बोलते हैं। अब थोड़ा सा अगर बात करें लीवर में, देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे बॉडी, मतलब एक डायग्राम भी है। ये देखिए यहाँ पे लीवर होता है, ओके। अब उस बॉडी का सबसे बड़ा इनर, क्या बोलते हैं इसको? इनर ऑर्गन है, यानी कि बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन आपका लीवर ही देखने को मिलता है। लीवर एक इंपॉर्टेंट जूस सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं? बाइल जूस, ठीक है। लीवर सीक्रेट करता है और बाइल जूस जो है ना, से आपका गैल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है, इसको याद रखिएगा। पेनक्रियाज को हिंदी में आप लोग अमाशय बोलते हैं और अमाशय जो होता है से आपका जो है से पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस। अब स्टोमक से एक बहुत इंपॉर्टेंट निकलता है लिक्विड, जिसको नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह भोजन को थोड़ा सा अम्लीय बनाता है और देखिएगा मैंने मतलब एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है खाना वगैरह को पचने के लिए। कीटाणु वगैरह भी थोड़ा सा वैसे क्या होता है
को मारता है, ठीक है। तो इस तरह हो गया आपका। बाकी सारा देख लीजिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन नाम का है, लार्ज है, लार्ज नहीं होता है, छोटा होता है स्मॉल से, ठीक है। चलिए, अब भोजन का संपूर्ण पाचन आपका स्मॉल में देखने को मिलता है। ओके, यहाँ जितना भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है सारा का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में होता है, और बड़ी आंत में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसको याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आई होप कि इतना चीज़ समझ में आ चुका होगा। ओके, फेफड़ा वगैरह तो आप लोग जानते हैं किसका फेफड़ा का क्या काम है। लीवर बता ही दिया, आम से यही पेनक्रियाज होता है। किडनी, किडनी का काम होता है ब्लड को साफ करना। क्या होता है? किडनी का काम होता है ब्लड को साफ करना। याद रखिएगा, ब्लड को साफ करना किडनी काम होता है, फेफड़ा का काम नहीं होता है, ठीक है। फेफड़ा का काम ब्लड को साफ करना नहीं होता है, जो ब्लड का साफ होता है वो किडनी करता है। ओके, चलिए, तो यहाँ से अगर देखिएगा थोड़ा सा गुर्दा का ये किडनी, ठीक है। किडनी का यूनिट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूनिट, ठीक है, तो वहाँ पे उसका नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? बहुत सारा नेफ्रॉन होता है, सब यूनिट होता है। बाकी बताया था ना आपको कि जो हमारा का नर्वस सिस्टम है उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट हम लोग न्यूरॉन लेते हैं, और जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका हम लोग नेफ्रॉन लेते हैं, ठीक है। चलिए, और डीएनए का तो यूनिट आपका जीन होता ही है, ठीक है। चलिए, आंसर हो गया, सारा चीज़ समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक परिवर्तक काम करता है केवल। परिवर्तक क्या होता है? परिवर्तक देखिए, इसको ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? गाँव में ट्रांसफॉर्मर लगा है ना, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ट्रांसफॉर्मर करता क्या है? सबसे पहले देखिए, वर्क्स ओनली ऑन, यहाँ तो क्वेश्चन कुछ और बोला है, ठीक है। क्वेश्चन पहले आंसर बताता हूँ, तब बताता हूँ डिटेल में। एक मतलब कब काम करता है? एक्सट्रीमली लो वोल्टेज में, एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज में, ठीक है, एसी या डीसी। तो देखिए यहाँ पे हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का कॉन्सेप्ट नहीं चाहेगा, केवल अगर काम करना है तो सिर्फ एसी पर काम करता है। क्या होता है? एसी पर काम करता है, ठीक है। क्या पर? किस पर? एसी पर। डीसी पर ट्रांसफॉर्मर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मर की बात हो रहा है, जनरेटर का नहीं। आप लोग एसी और डीसी जनरेटर पढ़ के आए हैं तो यहाँ से मत बोलने लगेगा कि सब दो तरह का होता है। वो जनरेटर होता है, जनरेटर। क्या होता है? जनरेटर। आपका यहाँ पे जनरेटर नहीं है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है। अब मैं बताता हूँ, ठीक है, कि जो है से क्या होता है कि आपका ट्रांसफॉर्मर दो तरह का होता है। डायग्राम डाला हूँ, या डायग्राम दो, मतलब ट्रांसफॉर्मर दो तरह का होता है। इसको बोलते हैं स्टेप अप। क्या होता है? स्टेप अप यानी कि स्टेप अप कर दिया। अब इसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। आखिर होता क्या है दोनों? देखिए, थोड़ा सा ना, अगर 12th क्लास में जाइएगा उतना डिटेल में तो जाएंगे नहीं, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा याद रख भी सकते हैं, इसके भी कर सकते हैं। एक में प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि जो कुंडली का जो संख्या होता है, फेरों की संख्या, वो कम होता है। सेकेंडरी कॉइल यानी कि द्वितीयक जो कॉइल होता है उसकी तुलना में। तो उसको होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर होता है, ओके, बहुत ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन द सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्टेप डाउन हो जाता है, स्टेप अप हो जाता है। अब स्टेप अप करता क्या है, स्टेप डाउन करता क्या है, ये भी बताता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को क्या करता है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। नाम क्या है? स्टेप अप, यानी कि अप कर दिया, यानी कि लो को हाई कर दिया। अब जस्ट उल्टा कर लीजिएगा, हाई को लो कर देगा। हाई को लो कौन करेगा? हाई को लो अप करेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दैट सिंपल। तो ये ध्यान लीजिएगा, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए जो होता है। अब एक सिंपल इसका मैकेनिज्म बताने का, रटने की आवश्यकता नहीं है। गांव में देखिएगा 11,000 का तार आता है, आया है ना, देख लीजिएगा 11,000 का तार आया होगा, ठीक है, 11,000 का तार। उसके बाद वहाँ से जब बिजली बन के निकला होगा तो 240 वोल्ट आपको दिया होगा। कितना? 240 वोल्ट बाहर निकल गया होगा। तो क्या किया जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज को लेकर स्टेप अप ट्रांसफार्मर को लेकर स्टेप डाउन कर दिए। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ से है? चलिए भाई पूरा डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर 220 वोल्ट को, ठीक है, क्या बोलता हूँ, 240 वोल्ट को, 220 कहाँ, 240 वोल्ट को अगर हम यहाँ से भेजें, आप कहाँ रहते हैं बताइए जरा, भेज रहा हूँ यहाँ से 240 वोल्ट। तो 240 वोल्ट यहाँ से भेजूंगा तो जाते जाते ना थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के चलते थोड़ा बहुत वोल्टेज का है ना से क्या ह्रास होगा, यानी कि लगभग हो सकता है 220 वोल्ट हो जाए, कम हो जाए। तो बहुत लोग, अब यहाँ से आपके पास भेजा 220 हो गया। अब अगर हमको यहाँ से, ठीक है, दिल्ली भेजना है तब तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम होगा। तो वहाँ पे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके, यानी कि इसका वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई करके, क्या बोले, वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई करके 11,000 करके इसके पास भेज देते हैं। वहाँ पे ट्रांसफार्मर छोटा लगा देते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम अपना काम कर लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो छोटा ट्रांसफार्मर है ना उसको 220 वोल्ट 240 वोल्ट में आपको करके दे देता है। समझ गए? तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। तो यही सारा होता है। एक 240 या 220 वोल्ट होता है, 240 वोल्ट के आसपास आता होगा शायद वोल्टेज। देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, ओके। इतने सारी चीज़ें कन्फ्यूजन वाला रहता है। आप समझ गए हैं ना यहाँ से, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे कि अगर यहाँ से मैं भेज रहा हूँ तो कुछ ना कुछ कम होगा, ओके। तो यही सारा चीज़ होता है, ओके। तो देख लीजिएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप क्यों करते हैं, सारा चीज़ थोड़ा सा फंक्शन में बता दिया डिटेल में। आई होप कि अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा इसके बारे में। चलिए, तो हो गया आपका। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा इसके में, एसी होता है ना। चलिए, कुछ मैं ऐसे डिवाइस बताता हूं जो कि एसी को डीसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, एसी को डीसी में काम कन्वर्ट कौन करता है? एसी को डीसी में करता है आपका, देख लिया आपने, एसी को डीसी में करता है आपका जनरेटर। क्या करता है? जनरेटर।
जनरेटर, डीसी को एसी में कौन करता है? डीसी को एसी में करता है आपका, देखिएगा डीसी को एसी में कौन करेगा? डीसी को एसी में करता है आपका थोड़ा सा नहीं गड़बड़ हो रहा है, बताऊंगा क्या गड़बड़ हो रहा है, बताता हूँ, रुकिए थोड़ा सा देखिए एसी को डीसी में करने का काम करता है रेक्टिफायर। क्या करता है? रेक्टिफायर काम करता है। डीसी को एसी में करने के काम इन्वर्टर होता है। घर में इन्वर्टर लगवाए है ना, बैटरी से चलता है, ये आपको पता होगा, समझ लीजिएगा। एसी को डीसी में काम करता है रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में करता है इन्वर्टर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, डीसी को एसी में काम करता है, कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। गड़बड़ क्या कर रहा था ना कि जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर जो होता है से आपका देखिएगा कौन एनर्जी होता है? मैकेनिकल एनर्जी को, क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को आपका देखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा आपका मोटर। तो मोटर का जस्ट उल्टा जो होता है से क्या होता है? जनरेटर होता है। ठीक है, तो समझ गए। और जनरेटर जो है से आपका फ्लेमिंग का जो आप देखे होंगे इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन पे जो है से बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन पे बेस्ड है जनरेटर का प्रिंसिपल, इसको याद रखिएगा। तो यही सारे क्वेश्चन थे, आई होप कि मैं डिस्कस कर दिया बहुत डिटेल में, तो समझ में आ चुका होगा। तो यह सारा हो गया। तो आप बताइए कि कितना मार्क्स आया? किस 18/18 आ गया? तो 18/18 आ गया होगा तो लिख दीजिएगा ऑल द बेस्ट। ओके, आप लोग बहुत अच्छे। ओके, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। और जितना भी मार्क्स आया लिख लीजिए। और यहाँ से आते हैं तो आप लोग जेएच लिख देना है आपको। जेएच मतलब जय हिंद हो जाता है और झारखंड भी हो जाता है, लिख दीजिएगा ताकि पता चले कि आप लोग एंड तक पहुँच चुके होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं कि बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, देखिए भगवान माफ नहीं करेंगे आपको। ठीक है, अब जी से पिटवाने वाले हैं, देखिएगा। तो समझ चुके होंगे यहाँ से। तो आई थिंक कि सब चीज़ डिस्कस हो चुका है। ओके, तो अब तक वीडियो को स्टॉप करना चाहिए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहिए, मस्त होकर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे भारतम।